बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है डिराइविंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, इसके बारे में बात करनी है। ठीक है, जो फर्स्ट वन है हमारे पास, अगर देखें यहाँ पे डिराइविंग कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस इनडायरेक्ट अप्रोच, तो यहाँ पे हम फर्स्ट वन इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अक्रूवल बेसिस इनकम जो है फर्स्ट वन, यहाँ पे करंट एसेट है और इस साइड पे हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ गिवन है, और ये जो है हमारे पास आते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारे पास करंट एसेट हैं, ठीक है, इनको प्लस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं इंक्रीज़ जो होते हैं उसको हम माइनस करते हैं, और लायबिलिटी वाली साइड पे जो हमारे पास डिक्रीज़ होते हैं उसको हम माइनस करते हैं। तो वन बाय वन इसको देखते हैं। करंट एसेट में डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, डिक्रीज़ इन अक्रूड रेवेन्यू। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है? अक्रूड रेंट रेवेन्यू, अक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल की क्या है? अक्रूड रेंट रेवेन्यू। जो उसकी बात है हमारे पास अक्रूड रेवेन्यू हमारे पास है, अक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू है। इसी तरह से अगर सेकेंड वन बात करें हम, जो है डिक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो हमारे पास इन्वेंट्रीज है अगर उसमें कोई डिक्रीज़ आ जाती है या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस में कोई डिक्रीज़ आ जाती है, उसकी एग्जांपल क्या है? प्रीपेड रेंट एक्सपेंस। जो हमारे पास डिक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज हैं, ठीक है, या फिर डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो कौन से हैं? प्रीपेड रेंट एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस। इसी तरह अगर हम करंट लायबिलिटी की बात करें तो हमारे पास इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल, इंक्रीज़ इन अक्रूड एक्सपेंसेस, इंक्रीज़ इन डिफर्ड रेवेन्यूज़। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है सैलरीज पेएबल, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल। अगर डिफर्ड रेवेन्यू की बात करें तो हमारे पास डिफर्ड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू एंड डिफर्ड रेंट रेवेन्यू है। अब इनमें से हम माइनस करते हैं, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाती है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। क्या माइनस करते हैं? इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, जो कि यहाँ पे हमने बात की है डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल। जो अगर हम हमारे पास इंक्रीज़ इन अकाउंटिंग रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे। और दूसरी इंक्रीज़ इन अक्रूड रेवेन्यू, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज़ की बात होती है, यहाँ पे इंक्रीज़, तो वो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सेम इसी तरह भी हमारे पास इंक्रीज़ इन इन्वेंट्रीज एंड इंक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हम इसमें से माइनस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज़ की बात हो रही थी लायबिलिटी में, यहाँ पे हम उसका उलट डिक्रीज़ इन अकाउंट्स पेएबल और डिक्रीज़ इन अक्रूड एक्सपेंसेस। तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। और इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास हम देखें चेंज इन कैश को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर ईयर एंडेड दिसंबर 31 जो है HRV एडवर्टाइजिंग कंपनी है कोई, ठीक है, इसमें नेट इनकम हमारे पास गिवन है 3725, प्लस इसमें हमने क्या क्या प्लस करना है? डिप्रिसिएशन को प्लस करना है 2250, इंक्रीज़ इन सैलरी पेएबल, इंक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेएबल, इंक्रीज़ इन यूटिलिटीज़ पेएबल, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट पेड। ये हमने इसमें क्या कर दिए? प्लस कर दिए हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई टोटल 5675। फिर इसमें से हमने माइनस कर देना है किसको? इंक्रीज़ इन रिसीवेबल को। ठीक है, रिसीवेबल कितनी इंक्रीज़ हुई हैं? ठीक है, इंक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस और इंक्रीज़ इन जो सप्लाइज इन्वेंट्री है, ये इतनी इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से हम इसको माइनस करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी इसकी टोटल वैल्यू 26,100। तो अगर इसको इसमें से हम माइनस करें तो हमारे पास 16,700 जो है वो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशन। अब इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज जो है इक्विपमेंट परचेज, वो उसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, और फाइनेंसिंग के कैश फ्लोज जो है उसकी वैल्यू भी गिवन है, दोनों 10,500 एंड 10,000, उन दोनों को प्लस करें 20,500। तो हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 11,200 चेंज इन कैश की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम इनमें देखेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे और इनमें से फिर ये माइनस करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास आ रही है ऑपरेशन में 16,700, ठीक है, और 15,000 इनको प्लस करेंगे, और फिर इसमें ये प्लस वाली वैल्यू जो है 20,500 माइनस करेंगे, तो चेंज इन कैश जो है टोटल हमारे पास नेगेटिव में 11,200 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह
1 ईयर लेटर जो है इन्फॉर्मेशन ड्राइविंग अगर हम करें तो हमारे पास है यहाँ पे 2006 और 2005 की वैल्यू गिवन है। एसेट की वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है। 2005 और 6 में जो कैश है उसकी वैल्यू वही हमारे पास 11,200 और 2006 में 500 जो है वैल्यू है। सप्लाइज इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है। इसी तरह प्रीपेड रेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट है, उस और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की वैल्यू भी गिवन है। तो टोटल एसेट हमारे पास आ रहे हैं 2005 में 27,650, 2006 में है 33,500। उसके बाद लायबिलिटी एंड इक्विटीज़ में देखें हमारे पास यूटिलिटीज़ पेबल जो है उसकी वैल्यू गिवन है दोनों ईयर्स में। 2005 में $75 है और 2006 में $50 है। इंटरेस्ट पेबल भी है, इसी तरह अकाउंट्स पेबल, सैलरीज पेबल, बैंक लोन है, नोट पेबल है, इन सब की वैल्यू गिवन है बैंक लोन रिफाइनेंस्ड, ठीक है, मतलब नोट पेबल। जो टोटल लायबिलिटी अगर यहाँ पे भी देखा हमारे पास टोटल लायबिलिटी जो है वो 13,425 15,000 है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिर टोटल लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट की इक्वल। 2005 में हमारे पास 27,650 और इसी तरह टोटल लायबिलिटी भी सेम वही है, ठीक है। इसी तरह 2006 की अगर बात करें तो दोनों में 33,500 एंड 33,500 बैलेंस शीट है कंपेरेटिव। अब यहाँ पे अगर हम बात करें HRBs अक्रूअल अर्निंग एंड कैश फ्लोज, ठीक है, तो 2005 और 2006 की उसी तरह वैल्यू हमारे पास गिवन है। इनकम स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, और हाँ यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज़ गिवन है, ठीक है। पैनल ए में जो है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट है, पैनल बी में हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजिंग सर्विसेज जो है हमारे पास गिवन है 65,000, ठीक है, और 2002 में भी इसकी 92,000 वैल्यू है। इसमें से हम लेस करेंगे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जितने भी, ठीक है। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? सैलरी एक्सपेंसेस हैं, सप्लाईज एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास रेंट एक्सपेंसेस है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन है, ठीक है। ये सारी इसमें से देखें तो हमारे पास वैल्यू आ जाए 3,725 और 2006 में इसकी वैल्यू आ रही है 1,725। तो इसी को हमारे पास नेट इनकम है, इसी को यहाँ पे हमारे ले आएंगे नेट इनकम और डिप्रिसिएशन दोबारा हम इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5,975 और 1,525। अब इसमें से हमारे पास जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है उसमें देखेंगे इंक्रीज़ है या डिक्रीज़ है। जो अगर इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो फिर हम उसमें माइनस करते हैं, ठीक है, डिक्रीज़ है तो हम प्लस करते हैं। तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो वैल्यू ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि 2005 में है 16,700 और इसमें हमारे पास आ रही है 2006 में 7,200 की वैल्यू आ रही है, ठीक है, और 2005 में हमारे पास माइनस भी वैल्यू आ रही है। अब उसके बाद इक्विपमेंट परचेजेस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चेंज अगर बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ तो वो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो टोटल चेंज इन कैश बैलेंस है 11,200 एंड 11,700 जो कि बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है जो कि आप पढ़ चुके हैं पहले अपने अकाउंटिंग में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास ड्राइविंग कैश फ्लोज इन्फॉर्मेशन जो है ओवरव्यू देखें हमारे पास हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, हमारे पास होती है सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर बिगिनिंग बैलेंस शीट आ जाती है। यू कैन ऑलवेज डिराइव एनी वन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द अदर 3 स्टेटमेंट। कोई भी एक हम इसमें से एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ड्राइव कर सकते हैं अगर एक ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन हो। अब यहाँ ड्राइविंग कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में हमें जो है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है हमारे पास हम यहाँ पे नोट करते हैं अपने क्रेडिट वाली साइड पे 92,000, ठीक है। अब अगर हम बैलेंस शीट में आ जाएं अकाउंट्स रिसीवेबल में तो हम बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास 20,000 ये गिवन होता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यूज़ जो है हमारे पास अक्रूवल बेसिस पे 92,000 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाती है एंडिंग बैलेंस, ठीक है। अब इसी को हम आगे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं डिफरेंट। अब देखो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट जो है सैलरी अगर हमने पे की है, ठीक है, सैलरी एक्सपेंस अगर हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं डेबिट करते हैं 62,875। इसी तरह बैलेंस शीट में जो है हमारे पास क्या वैल्यू सैलरी पेड जो है 61,075 और बिगिनिंग बैलेंस जो है ये इतनी आ जाएगी हमारे पास।
ठीक है, सैलरी एक्सपेंस, तो टोटल जो है हमारे पास 4200 एंडिंग्स बिलिंग आ जाएगी अक्रूवल बेसिस में। अब अगर नेक्स्ट वन हम इसी की बात करें, रेंट अगर हमने पे किया हुआ है, इसी तरह रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट में रेंट एक्सपेंस जो है 6000 है। रेंट एक्सपेंसेस ये है हमारे पास वैल्यू। अगर इसको हम इधर लेके आए, ठीक है, बैलेंस शीट में, तो हमारे पास बिगिनिंग बैलेंस जो है वो 6000 है, ठीक है। रेंट पेड इन एडवांस 24,000, जो कि इसकी वैल्यू जो है हमारे पास डेटा गिवन होता है, ठीक है, 24,000। अब हमारे पास ये 6000 जो है वैल्यू, ये कहाँ से अमोर्टाइज फ्रॉम बिगिनिंग बैलेंस रेंट एक्सपेंसेस, इसकी जो वैल्यू हमारे पास गिवन है, जो कि हमने डेटा इसको कहाँ से लिया हुआ है, ये सारे वैल्यू, बाकी ये सारे रो के हिसाब से आप देख सकते हैं, अक्रूवल बेसिस के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन है। इसी तरह यूटिलिटीज़ अगर हम पे करते हैं, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट यूटिलिटीज़ एक्सपेंसेस $1050 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है बैलेंस शीट में हमारे पास किस साइड पे आ जाती है, एक्सपेंसेस वाली साइड पे यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हमारे पास ये आ जाती है, और एंडिंग बैलेंस हमारे पास वही 50 आ जाता है, ठीक है। बिगिनिंग बैलेंसेस भी गिवन है और बाकी सारे गिवन है। अब अगर इसको हम देखें, कैश पेड फॉर सप्लायर्स की इनकम स्टेटमेंट अगर हम बात करें, सप्लाईज एक्सपेंस की 12,000, तो ये यहाँ पे सप्लाईज यूज्ड अप जो है, सप्लाईज इन्वेंट्री में हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे जो है बैलेंस शीट में। अकाउंट पेएबल्स की ये आ जाएगी, ठीक है, तो और ये सारी बिल यहाँ पे गिवन है, जो कि आप रो के हिसाब से इसको देख सकते हैं, क्योंकि जनरल जो सिंपल बेसिक ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट पेड की अगर हम बात करें, $1350 है, ठीक है। अक्रूवल एक्सपेंस है यहाँ पे, अगर हम बैलेंस शीट में बात करें अक्रूवल इंटरेस्ट पेएबल की, ठीक है, तो हमारे पास जो एंडिंग बैलेंस है $6075 आ जाती है, और बिगिनिंग बैलेंस हमारे पास 900 है, क्योंकि पीछे से इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरह जो है हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट की भी इसी तरह ही गिवन है, जैसे कि हमने पिछले में डिस्कस किया। इनकम स्टेटमेंट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है जो है ये यहाँ पे गिवन है। अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, ये पहले से जो है इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की। बैलेंस शीट में जो है हमारे पास 15,000 और कैश बेसिस पे जो है 1500 इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपल। तो इसको हम जो है क्वेश्चन के ज़रिए से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह बैंक लोन जो है वो अगर हमने लिया नोट पेएबल और बैंक लोन, इसकी जो है रीफाइनेंसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है लास्ट वन हमारे पास है कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग, इसकी वैल्यू जो है स्टॉक इशूड कैश बेसिस जो 6000 है और 10,000 है। रिटेन अर्निंग जो है ये इसकी भी वैल्यू गिवन है हमारे पास। नेट लॉसेस अक्रूवल बेसिस, तो इसको हम जो है इन सबको एक एग्जांपल के थ्रू भी हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट जो है, कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट फॉर द ईयर एंडेड 2005। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमारे पास गिवन है 2005 एंड 2006 में, ठीक है। 45,996,000 इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है। फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल से हमने लिए हैं, ठीक है। इसी तरह सैलरीज जो है फ्रॉम सैलरीज पेएबल, रेंट जो है फ्रॉम प्रीपेड रेंट है हमारे पास, यूटिलिटीज़ जो है हमारे पास यूटिलिटीज़ पेएबल है हमारे पास। तो यहाँ पे इसकी जो है एक्सप्लेनेशन गिवन है। अब 2005 में जो है हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 16,700, 2006 में हमारे पास 702,000, तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गई। इसी तरह अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें, ठीक है, इक्विपमेंट परचेजेज जो है हमारे पास 15,000 है और यहाँ पे भी 1500 है, ये है फ्रॉम ऑफिस इक्विपमेंट। अब अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की हम बात करें तो बैंक बोरोइंग्स जो हमने लिया हुआ है फ्रॉम नोट्स पेएबल, नोट इशुएंस जो है ये यहाँ पे 2005 में गिवन नहीं है, 2006 में हमारे पास है फ्रॉम नोट्स पेएबल। इसी तरह स्टॉक इशूज़ जो है वो है 10,500, 6,000, ठीक है। चेंज इन कैश जो है हमारे पास 20,500, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 2005 में 11,200 है, ठीक है, और 2006 में है 11,700 फ्रॉम कैश से इसकी वैल्यू आ रही है।
तो ये तो है जो जो डिफरेंट हमारे पास आ रही थी, ठीक है। डिफरेंट जो हम बैलेंस शीट में नहीं, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट से हम कैसे लेके जाएंगे, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे हम बैलेंस शीट में, उसकी बात की। और ये जितनी भी हैं जिसको हमने अभी तक डिस्कस कर लिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लोज जो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इनको फिर वन बाय वन हम आगे डिस्कस करेंगे एक जो है क्वेश्चन लेके उसके बेस पे।